दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मुग़ल काल में हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, यानी जो परीक्षाएं होती है, तो जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे और जहाँ तक पूछे, मेरा एक अनुमान है कि ये अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। तो हुमायूं एक ऐसे शासक जो उदारता के लिए जाना जाता है। ये पूरे इतिहास काल में या पूरे इतिहास में देखा जाए तो कोई से शासक दिखाई नहीं पड़ेगा जो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के साथ में बांटा गया। हम जिस अशोक महान की बात करते हैं वो भी अपने साम्राज्य के लिए यानी अपने राज्य अधिकार के लिए या अपनी सत्ता के लिए 99 भाइयों को मारता है। खैर, ये बातें पूरे सारे इतिहास में इतिहासकार ने या फिर सारे ग्रंथों में इसके बारे में नहीं उदाहरण देते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है, फिर भी बौद्ध ग्रंथों में इस बात का जिक्र है। ठीक है, कि 99 भाइयों को मारा। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सत्ता के लिए अगर इतिहास को देखा जाए तो सत्ता के लिए अपने भाइयों को कत्ल करना, अपने सगे संबंधियों को मारना, ये आम बात है। लेकिन हुमायूं जैसा व्यक्ति जो अपने 4 भाइयों में 3 भाई को ज़मीन दिया, जगह दिया, कह सकते हैं कि क्षेत्र दिया, और इवन 3 भाई को दिया ही सगे भाई थे, चौथा भाई जो चचेरा भाई है उसे भी कुछ न कुछ कह सकते हैं क्षेत्र दिया और उसे कहा कि आप संभालिए उसे। ये पहला शासक ऐसे आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसी उदारता के वजह से ये व्यक्ति यानी हुमायूं को 15 साल का निर्वासन की ज़िंदगी जीना पड़ता है। निर्वासित होते हैं क्योंकि भाइयों में एक संगठित नहीं रहा। हर भाई चाह रहे थे कि दिल्ली की सत्ता मिले, इसलिए इनके भाई ने भी इसे कमज़ोर करने की कोशिश किया और अंततः शेरशाह सूरी के आने के बाद ये 15 साल तक दिल्ली के सत्ता से बाहर निकलते। 15 साल के फिर बाद ये वापसी करते हैं, लेकिन 15 साल तक ये बाहर होते हैं दिल्ली की सत्ता से। तो हम लोग आज इसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे और पूरे तरह से ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को आपके पास रखा जाए। आप बशर्ते आप पूरे वीडियो को देखिए, अच्छा से देखिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हुमायूं के बारे में। देखिए, हुमायूं है 1530 से 40, 10 साल सत्ता में, फिर 15 साल तक पूरा गैप है। ठीक है, यहाँ पर 15 साल शेरशाह सूरी का सत्ता आता है और फिर जब 55-56 में सत्ता पे आते हैं उसके बाद फिर से ये जिसका डेथ हो जाता है। तो कहा जाता है कि ज़िंदगी में लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ये इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु होती है। तो पहले हम लोग जन्म पे चलते हैं, यानी इनका जन्म हुआ। आपको याद रखना है ये बाबर के 4 पुत्रों में एक पुत्र है, तो याद रखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को जन्म हुआ था। और इनकी माँ का नाम, हुमायूं की माँ का नाम याद रखेंगे, नाम है माहम सुल्तान। माहम सुल्तान नाम है उनकी माँ का। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था तो ध्यान रखेंगे जन्म काबुल में हुआ था। ठीक है, जन्म काबुल में हुआ था। हुमायूं 4 भाई हैं, यानी बाबर का 4 पुत्र हैं, लेकिन सबकी माँ अलग अलग है। ठीक है, पिताजी एक हैं, बाबर हैं, माँ अलग अलग है। तो चलिए हम लोग उधर चलते हैं। तो देखिए, हुमायूं के बाद सेकंड भाई है कमरान। ठीक है, कमरान। तो इसकी माँ का नाम क्या है तो याद रखेंगे कमरान की माँ का नाम है गुलरुख बेगम। ठीक है, माँ का नाम है गुलरुख बेगम। जब बाबर की मृत्यु होता है
उसके बाद कमरान को जो क्षेत्र मिलता है याद रखेंगे वो है काबुल और कंधार। ठीक है, काबुल कंधार क्षेत्र मिलता है कामरान को। दूसरा एक भाई ये हुआ, दूसरा भाई ये है अस्करी, इसका माँ का नाम याद रखेंगे यही गुलरुख बेगम। ठीक है, यही है गुलरुख बेगम है उनकी माँ का नाम। ठीक है, और इसे मिलता है संभल क्षेत्र। ठीक है, संभल क्षेत्र मिलता है। तीसरा भाई है हिंदाल, हिंदाल की माँ का नाम दिलदार बेगम और इनका क्षेत्र मिलता है अलवर। ठीक है, अलवर का क्षेत्र, अलवर का क्षेत्र। और चौथा है जो कि चचेरा भाई है, उनका नाम है सुलेमान मिर्जा। ठीक है, चचेरा भाई है सुलेमान मिर्जा है, इसे मिलता है बदसख्वा, बदसख्वा क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिए कि बाबर का 4 भाइयों में, बाबर का 4 पुत्रों में सबको अपना अपना क्षेत्र मिलता है, जिसमें हुमायूं दिल्ली का सत्ता में काबिज होते हैं, कमरान काबुल कंधार मिलता है, अस्करी को संभल क्षेत्र मिलता है और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ उनके चचेरे भाई दिलदार मिर्जा सुलेमान मिर्जा को मिलता है बदसख्वा का क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार देखिए सब जमीन का बंटवारा है। ये पहला शासक होंगे इस तरह की जमीन का बंटवारा करते हैं अपने भाइयों के बीच में, ना ही तो भाई को मार के ही सत्ता काबिज होते हैं। ठीक है, ये इनका आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कमजोरी रहा और या तो सबसे अच्छाई क्षेत्र रहा। ठीक है, चलिए अब याद रखेंगे कि सिंहासन पर कब बैठे थे हुमायूं, सिंहासन पर। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंहासन पर जो बैठे थे वो 30 दिसंबर 1530 को। ठीक है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ, दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, यानी सिंहासन पर बैठे। ठीक, सिंहासन पर बैठते ही इनका एक युद्ध होता है, पहला अभियान होता है, वो होता है कालिंजर के विरुद्ध। याद रखेंगे कालिंजर के विरुद्ध। ठीक, तो कालिंजर के विरुद्ध युद्ध होता है। यह युद्ध 1531 ईस्वी में होता है और कालिंजर के शासक है, ध्यान रखेंगे कालिंजर के शासक है प्रताप रुद्र देव। ठीक है, कालिंजर के शासक हैं प्रताप रुद्रदेव और कालिंजर के किला को जीतते हैं 1531 में हुमायूं के द्वारा। ठीक है, अगला युद्ध यानी हुमायूं द्वारा अगला युद्ध है आपका दोहरिया के युद्ध। याद रखेंगे दोहरिया के युद्ध। ठीक है, यह युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया और ये दोहरिया जो दिखाई पड़ रहा है ये है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, और ये गोमती नदी किनारे है और हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। तो अफगान का नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। ठीक है, और इस दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हराकर आप कह सकते हैं कि हुमायूं विजयी होता है, ये बाराबंकी क्षेत्र को कब्जा करता है। ठीक है, जो कि अफगान शासक महमूद लोदी वहाँ पर सत्ता में था। चुनार का घेरा। ठीक है, यानी चुनार किला का घेरा कहा जाता है, ये है 1532 में। ठीक है, और ये चुनार जो है वो शेर खां के यानी जो शेरशाह सूरी की बात किया जा रहा है, शेर खां के अधीन था। तो यानी शेर खां के अधीन था ये आपका चुनार का किला। तो कोशिश किया गया कि चुनार के किला को जीता जाए और जीता भी। चुनार के किला को याद रखेंगे
यह चुनार के दुर्ग या चुनार के किला को कहा जाता था भारत का प्रवेश द्वार। ध्यान रखेंगे, चुनार के किला को कहा जाता था भारत का प्रवेश द्वार। ध्यान रखेंगे, भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, चुनार के किला को कहा जाता था भारत का प्रवेश द्वार, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हुमायूं चलते हैं गुजरात के तरफ, यानी बहादुर शाह से संघर्ष होगा। ठीक है, आगे चलकर ये संघर्ष होगा बहादुर शाह से। बहादुर शाह से कब की बात है तो याद रखेंगे अप्रैल 1535 की बात है। ठीक है, तो गुजरात के शासक हैं और बहादुर शाह गुजरात के शासक हैं और हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में संघर्ष होगा मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में होगा और ये मंदसौर में इसे हराया जाता है। ठीक है, मंदसौर में इसे हराते हैं बहादुर शाह को। इसके बाद आगे चलकर मांडू और चंपानेर को भी जीता। ठीक है, ये कौन जीता तो हुमायूं जीता, चंपा। ठीक है, चंपानेर को जीता, चंपानेर को जीता और इस सारे क्षेत्र क्या करते हैं हुमायूं द्वारा अस्करी को दे देता है। ठीक है, अस्करी को दे देता है और वो वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि अस्करी को हुमायूं द्वारा क्या करते हैं, गुजरात और मालवा का क्षेत्र दे देते हैं। ठीक है, गुजरात और मालवा का क्षेत्र दे देते हैं और वो आ जाते हैं फिर से दिल्ली। लेकिन कुछ ही दिन बाद गुजरात मुगलों के हाथ से निकल जाता है और इस प्रकार फिर से बहादुर शाह के कब्जे में चला जाता है। ठीक, यानी गुजरात। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह जो है ये बहादुर शाह क्या करते हैं, चित्तौड़ दुर्ग पर। ठीक है, चित्तौड़ के दुर्ग पर घेरा डालता है। ठीक है, चित्तौड़ के किला कहिए, किला पर घेरा डालता है। कौन डालता है, बहादुर शाह। ठीक है, तब चित्तौड़ की जो रानी होती है जिसका नाम है रानी कर्णावती, ध्यान रखेंगे, चित्तौड़ की जो रानी है जिसका नाम है रानी कर्णावती। ठीक है, कर्णावती ये हुमायूं को राखी भेजते हैं इसके लिए कि आप मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है, हुमायूं को राखी भेजते हैं और ये आप कहते हैं कि मुझे हेल्प कीजिए, लेकिन हुमायूं कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक है, याद रखेंगे कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेजते हैं इस वजह से कि आप मुझे हेल्प कीजिए, क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने वहाँ पर आक्रमण किया है। लेकिन हुमायूं किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं से इस बात की प्रार्थना किया गया था कि आप कर्णावती को साथ ना दें या उनका हेल्प ना करें। बहादुर शाह ये चाह रहे थे कि कर्णावती को हराया जाए या काफिरों का वध किया जाए। यानी बहादुर शाह वो व्यक्ति हैं जो गुजरात के शासक हैं, हुमायूं से मदद मांगी थी रानी कर्णावती, लेकिन बहादुर शाह ने कहा कि हुमायूं से कि आप साथ मत दीजिए, यानी आप मेरे खिलाफ मत आइए, मुझे काफिरों का वध करना है। इसलिए हुमायूं ने साथ नहीं दिया था, या फिर उनकी राखी का जो सम्मान होना चाहिए, कर्णावती की राखी का सम्मान जो होनी चाहिए वो सम्मान नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 1534 ईस्वी में शेर खां, अभी शेर शाह नहीं है, आप शेर खां तक सीमित रहेंगे, तो शेर खां ने बंगाल को पुनः जीतने की कोशिश किया और बंगाल जीता भी शेर खां ने। और इसके बाद शेर खां जब बंगाल को जीता तो फिर से हुमायूं ने शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए चुनार के किला को दोबारा घेरा डाला। ठीक है, और चुनार को किले को जीता। यानी शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने इस समय चुनार के किले पर दोबारा घेरा किया, घेराव डाला और फिर से चुनार किले को जीता गया। इसी दौरान शेरशाह ने क्या किया, इसी समय में आसपास में इसने गोड़ प्रदेश को जीता। ठीक है, गोड़ प्रदेश को जीता। गोड़ प्रदेश जीतने के बाद ये कोशिश किया अपने पूरे परिवार को
और खजाने को रोहतासगढ़ के किला में, रोहतासगढ़ के किला में रखा जाए, यानी परिवार और खजाना दोनों को, और सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद हुमायूं, जब इस बात की पता चलता है हुमायूं को कि फिर से बंगाल जीत लिया गया है, गोड़ प्रदेश जीत लिया गया है शेर खां के द्वारा, तो 1538 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1538 ईस्वी में फिर से हुमायूं बंगाल को जीता और बंगाल की राजधानी गोड़ पर भी अधिकार किया। उस समय शेर खां क्या किया कि वो भागकर रोहतासगढ़ के किला में अपने आप को बंद कर लेता है। ठीक है, शेर खां रोहतासगढ़ किला में जाकर बंद कर लेता है और इसके बाद हुमायूं क्या करते हैं, इसी गोड़ प्रदेश में लगभग 8 मंथ रहते हैं। ठीक है, 8 मंथ यानी 8 महीना इसी गोड़ प्रदेश में रहते हैं। इस 8 महीना के दौरान क्या होता है कि शेर खां ने अपनी शक्ति का वृद्धि करता है और साथ ही साथ शेर खां बड़ा आसानी से बनारस को, ध्यान रखेंगे बनारस को, इसके बाद कड़ा क्षेत्र, बहराइच, इसके बाद कन्नौज और संभल। ठीक है, ये संभल, यानी जिस समय गोड़ प्रदेश में हुमायूं आराम फरमा रहा था उस समय बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज और संभल, इन सारे क्षेत्रों में शेरशाह जीत रहे थे। ठीक है, यानी कहने मतलब इस सारे क्षेत्रों पर शेरशाह अपना अधिकार जमा रहे थे, अधिकार कर रहे थे। यानी कोई आराम फरमा रहा है गोड़ प्रदेश में और शेरशाह इन प्रदेशों को जीत रहा था। अब यहाँ पर से हुमायूं को इस बात की गुस्सा आता है कि आपने ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर यहीं पर आगे जब हुमायूं गोड़ प्रदेश से दिल्ली की तरफ आएंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर चौसा नामक स्थान पर एक युद्ध होगा शेर खां और हुमायूं के बीच में। तो चौसा का युद्ध याद रखेंगे, ये युद्ध हुआ था कब, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यह युद्ध हुआ था तो कुछ बुक के अनुसार कहीं पर आपको 26 या कहीं 29 जो मिलेगा, ध्यान रखेंगे 26 या 29 जून 1539 को। ठीक है, हुआ कहाँ था तो याद रखेंगे गंगा और कर्मनाशा, ये 2 नदियों के आसपास हुई थी और इस नदी किनारे हुआ था। इसमें हुमायूं और शेर खां लड़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे हुमायूं और शेर खां लड़ रहे हैं। इसमें कहा जाता है हुमायूं अपनी जान बचाकर भागे थे और ये गंगा नदी में कूद गए थे। ठीक है, कूद गए थे और कूदकर अपने आप को बचाए और इसको बचाने वाले जो व्यक्ति थे वो निजाम नाम का भिश्ती हुआ करता था। इस निजाम नाम के भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का राजा बनाया, बादशाह बनाया दिल्ली ले जाकर, और इसी के नाम पर चमड़े का सिक्का भी चलाया। ठीक है, तो यह युद्ध जीतने की खुशी में शेरशाह की उपाधि ग्रहण किया। ठीक है, यह युद्ध जीतने की खुशी में शेर खां की उपाधि ग्रहण किया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला युद्ध है, नेक्स्ट युद्ध है, ध्यान रखेंगे, वो है आपका कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, 17 मई 1540 को यह युद्ध निर्णायक युद्ध रहा और इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। इस युद्ध के बाद
इस युद्ध के बाद ध्यान रखेंगे हुमायूं 1540 से 1555 तक यानी 15 साल 15 वर्ष दिल्ली से निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। ठीक है, यानी 15 वर्षों तक हुमायूं निर्वासित जीवन बिताना पड़ा, खासकर कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, निर्वासन जीवन के काल में ही यानी 1540 से 1555 के जीवन के काल में ही ये 29 अगस्त, ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 1541 को हुमायूं का शादी होता है हमीदा बानो बेगम से। ठीक है, और ये जो हमीदा बानो बेगम है, इनकी निकाह होता है हुमायूं से, और ये हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु फारस के सिया मीर बाबा दोस्त की पुत्री है। ठीक है, हिंदाल की आध्यात्मिक गुरु फारस का है ये, और इसका नाम है मीर बाबा दोस्त की पुत्री है। और इसके बाद हमीदा बानो बेगम का आगे चल के इसका एक उपाधि मिलता है, जिसका जो उपाधि मिलता, ध्यान रखेंगे, वो उपाधि है मरियम मक्कानी। ठीक है, मरियम मक्कानी उपाधि के स्वरूप दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, किसको? हमीदा बानो बेगम को। ठीक है, इसी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? ध्यान रखेंगे, अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के भवन में। ध्यान रखेंगे, राणा वीरसाल के भवन में। ठीक है, अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के भवन में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। ठीक है, हुमायूं इस समय करते क्या हैं कि हुमायूं 1544 तक, ठीक है, 44 तक क्या करते? फारस के शासक के दरबार में ये सेवा करते हैं, यानी वहाँ रहते हैं। साथ ही साथ वहीं पर इस समय जब फारस के शासक के दरबार में हुमायूं रह रहे हैं, उसी समय वहीं पर बैरम खां से मुलाकात होती है, और बैरम खां की सेवा भी मिलता है इसे। ठीक है, इसके बाद फारस के 14,000 सैनिकों के सहायता से हुमायूं क्या करते हैं? फारस के शासक के 14,000 सैनिकों के सहायता से ये अपने भाई अस्करी को हराते हैं। ठीक है, अस्करी को हराते हैं, यानी अब देखिए धीरे धीरे हुमायूं क्या करेंगे? अपने भाई को साइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अस्करी को हराते हैं, फारस के शासक के सैनिकों के सहायता से हराते हैं। इसी बीच में क्या होता है? कमरान, जो हुमायूं का भाई है, कामरान 5 वर्ष के रहते हैं अकबर। ठीक है, 5 वर्ष के रहते हैं। कामरान ने क्या करता है? ये 5 वर्ष के बच्चा को काबुल के किला में अकबर को क्या करते हैं? काबुल के किला में अकबर को लटका देते हैं। इस वजह से लटकाते हैं कि ये सोच के लटकाते हैं कि हुमायूं उस किला पर वार नहीं करेंगे या हुमायूं उस किला को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हुमायूं ने बड़ा चालाकी से कमरान को बंदी बनाता है और कमरान को अंधा कर देता है, यानी इस व्यक्ति को, अपना भाई को बंदी बनाकर अंधा कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो अस्करी को हराया, सेकंड कमरान को अंधा कर दिया। और उसी समय क्या होता है? काबुल को जीतने के समय में, इस काबुल के किला को, ठीक है, किला को जीतने के समय में एक हुमायूं का भाई जो हिंदाल होता है, हिंदाल मारा जाता है। इस प्रकार आप ध्यान दीजिए कि जिस हुमायूं ने अपने भाई को जमीन बांट के दिया था, वही हुमायूं फिर आगे चलकर
तीनों भाई को साइड करते हैं, जिसमें से अस्करी को हराते हैं, कमरान को बंदी बना अंधा कर देते हैं और हिंदाल एक युद्ध में मारा जाता है। खैर हिंदाल हुमायूं की तरफ से जीत रहे थे, उसी क्रम में उसी हुमायूं की तरफ से युद्ध कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश से हिंदाल की मृत्यु हो जाती है युद्ध में। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिए कि हुमायूं ने तीनों भाई को साइडलाइन किया। अब हुमायूं धीरे धीरे भारत की तरफ आएंगे और जब काबुल में जीत चुके हैं, अस्करी के क्षेत्र में जीत चुके हैं, अब हुमायूं धीरे धीरे भारत की तरफ आएंगे और फिर से दिल्ली के गद्दी में बैठेंगे। अब हुमायूं भारत की तरफ वापसी करेंगे। तो जब वापसी करेंगे हुमायूं भारत की तरफ, उस समय शेरशाह की मृत्यु हो चुका होता है और इसके बाद हुमायूं का अब भारत विजय करने की एकमात्र उद्देश्य कि दिल्ली के गद्दी पर दोबारा फिर से सत्ता मिले। ठीक है, इसी क्रम में क्या होता है, हुमायूं ने क्या करते 1554 ईस्वी में पेशावर को जीतते हैं। ठीक है, पेशावर को जीतते हैं। पेशावर जीतने के बाद फरवरी 1555 में लाहौर को जीतते हैं। ठीक है, लाहौर को एक तो 54 में पेशावर जीता, 55 में लाहौर को जीता। इसके बाद अगला एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है मछीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, मछीवाड़ा का युद्ध। यह युद्ध कब होता है ध्यान रखिएगा, यह युद्ध होता है 15 मई 1555 को। ठीक है, यह युद्ध होता है। इस युद्ध में ऐसे ये युद्ध मछीवाड़ा के लुधियाना में होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये इस युद्ध में पंजाब के शासक सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां को हराते हैं। ध्यान रखेंगे, पंजाब के शासक हैं सिकंदर सूर। ठीक है, सिकंदर सूर, इसका सेनापति है तातार खां। ठीक है, तातार खां, ये तातार खां को हराते हैं और हुमायूं जब मछीवाड़ा का युद्ध में जीतते हैं तो एक तरफ मान के चलिए कि हुमायूं ने लगभग पूरी पंजाब को जीत लिया। ठीक है, यानी पूरी पंजाब को हुमायूं जीत लेता है। ठीक है, अगला युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे, वह युद्ध है सरहिंद का। ठीक है, सरहिंद का युद्ध है, सरहिंद का युद्ध है। तो सरहिंद का युद्ध याद रखेंगे कब लड़ा जाता है, 22 जून 1555 को। ठीक है, और 1555 को लड़ते हैं। इसमें बैरम खां नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है बैरम खां का सेवा फारस में मिल चुका था। तो बैरम खां नेतृत्व कर रहा है और सूरवंश का शासक है सिकंदर शाह। ठीक है, सूरवंश का शासक है सिकंदर। इस सिकंदर को हराते हैं, पराजित करते हैं और इस प्रकार एक बात ध्यान रखेंगे, इसे पराजित करने के बाद दोबारा सत्ता में 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, यह दोबारा फिर से 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी बीच में क्या होता है, 24 जनवरी 1556 को दीनपनाह नगर में एक पुस्तकालय था, यानी एक लाइब्रेरी थे। उस लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरने के वजह से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यानी मात्र 6 महीना लगभग मान के चलिए, 6 महीना फिर से सत्ता में रहते हैं दिल्ली का और गिरकर मृत्यु हो जाता है। और आप इतना भी जान रखेंगे कि दीनपनाह नगर नामक नगर भी खुद हुमायूं ने बसाए थे दिल्ली में और ये लाइब्रेरी भी वही खुद बनवाए थे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते वो मृत्यु की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हुमायूं का ये छोटा सा वीडियो था। एक बात और ध्यान रखेंगे, हुमायूं ज्योतिष विद्या पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनते थे। ठीक है, तो हुमायूं से संबंधित इतनी सी बातें हैं जो कि आप देखिए, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है।
और इसके बाद हम अकबर पर चलेंगे, जो अकबर का वीडियो थोड़ा तो बड़ा होगा ही, क्योंकि ये इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारियाँ हैं, जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अकबर की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।